हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द बियर एक्ट फैक्ट्री। और आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सेक्शन 7। अब तक हमने सेक्शन 3 से लेकर 6 तक पढ़ लिया है। जो अपनी लास्ट वीडियो में यानी जो हमने जो पार्ट 6 अपलोड किया था इस चैनल के ऊपर, जो एलपी हमारी सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर हमने सेक्शन 3 to 6 कवर कर लिया। और उससे पहले के पार्ट्स में हमने पूरा प्रियम्बल, सेक्शन 1, सेक्शन 2, बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग बहुत डिटेल के अंदर जाके, ND1 LLP का इंट्रोडक्शन, हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठेंगे LLP जिसमें भी आएगा तो डेजिग्नेटेड पार्टनर पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे शॉर्ट का है चाहे लॉन्ग का है, लेकिन आना कंपलसरी होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन अपन ने सेक्शन 2 में पढ़ी थी, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हमने सेक्शन 2 में क्या पढ़ी थी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहाँ गया हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज जे में अपन ने पढ़ी थी। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि सेक्शन जब 7 आएगा तो मैं आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर का मीनिंग समझाऊंगा और ये क्या होता है टर्म सब समझाऊंगा। तो अब हम अपना जो है शुरू करते हैं पार्ट 7। पार्ट 6 अब तक हमने बना दिया है। और ये वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल हो रही है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके कमेंट का आंसर दूँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा पार्ट 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो नया टॉपिक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर होता कौन है, क्या होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये LLP फर्म है अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ रखी है तो आपने उधर वहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा होगा, एक तो एक्टिंग पार्टनर का, एक स्लीपिंग पार्टनर का। वो शायद सेक्शन 24-25 के अंदर दे रखा है, बट इसके अंदर अपन समझते हैं जैसे LLP है तो LLP के अंदर भी दो टाइप के पार्टनर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक्टिंग पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर भैया कौन हो गया, क्योंकि जिसने LLP के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और वो LLP के जो भी उसे काम वाम दिए गए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उसके केवल पैसा डाल के बैठ जाए और आराम से रिलैक्स करे। वो सोचे भैया मेरे पास अंधा पैसा पड़ा है, मैंने थोड़ा डाल दिया, जो प्रॉफिट आए वो मुझे तुम दे देना, तो मेरा काम हो जाएगा बढ़िया। लेकिन एक्टिंग पार्टनर वो होता है जो LLP के सारे काम करता है, ठीक है। जो LLP के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज LLP एग्रीमेंट से मिलती है तो वो करता है, हर एक चीज़ को करता है, लेकिन कानून के नज़रिए से। क्योंकि देखो LLP के अंदर आप जो प्रोविजंस पढ़ोगे उसके अंदर ये होगा कि LLP को साल की साल, एवरी ईयर LLP को अपना क्या करना होगा, रिटर्न फाइल करनी होगी। क्या फाइल करनी होगी, रिटर्न, कि भैया उसने कितना टैक्स भरा, जो स्टेटमेंट होगा कि उसका साल का कितना टर्नओवर हुआ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, वो उसे बताना होगा कि भैया हमारा साल का इतना टर्नओवर हुआ, हमें साल का प्रॉफिट इतना हुआ। तो ये सब LLP को डिस्क्लोज करना होता है, जैसे कंपनी डिस्क्लोज करती है सरकार के पास। और वो कैसे होगा, सरकार को आपको मेल करना होगा, सरकार को आपको जमा करा के आने होंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कोई भी कंपनी के अंदर डिसीजन होंगे तो उसके ऊपर साइन करने होंगे, डिसीजन लिए जाएंगे तो LLP द्वारा, तो उसके ऊपर साइन करने होंगे। LLP अगर कोई गलत काम करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करी जाएगी, तो उसको भरने का काम। तो मतलब एक तरीके से आप समझ लो जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, अब मेरे वर्ड्स को आप नोट करना कि मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल कॉम्प्लायंस हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो गए और कॉम्प्लायंस हो गए, जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो गई, जितनी भी लीगल कॉम्प्लायंस हो गई, किसकी, LLP की। मतलब कि LLP को रिटर्न फाइल करना है, LLP को डॉक्यूमेंट फाइल करना है, LLP ने डिसीजन लिया है वहाँ पे साइन करना है, रजिस्ट्रार तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। LLP ने अगर कोई गलत काम किया तो उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, तो वो पैसा कैसे भरना है, तो वो सारे काम किसको करने होंगे, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर करता है। ये मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर LLP की मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैंने आपको बताया था मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, मिनिमम, पर मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। सपोज करो LLP 20 पार्टनर है, अब कल को LLP से कुछ गड़बड़ी हो गई, तो फिर अब क्या, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो किसके ऊपर इंपोज करेगी, तो क्या 20 को पकड़ने जाएगी। तो गवर्नमेंट के लिए कितना, अभी तो 20 मैंने बहुत छोटी रकम बताई है आपको, बहुत छोटी संख्या बताई है। कल को हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़े लोग हों, बहुत ज़्यादा लोग हों, तो क्या गवर्नमेंट एक के पास जाएगी कि भैया LLP ने ये काम कर दिया तो तुम भरो तुम भरो। अब सरकार किसको पकड़े, अगर LLP ने अब रिटर्न फाइल नहीं करा है, अगर LLP ने अपनी पनिशमेंट कर दी है, LLP ने कुछ गलत काम कर दिया है, तो सरकार किसको पकड़े। सरकार के लिए क्या ईजी रहेगा, तो गवर्नमेंट ने इसलिए टर्म इस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये मान लीजिए आप एक तरीके से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एक तरीके से मान लीजिए एक्टिंग पार्टनर होते हैं। कौन होते हैं, एक्टिंग पार्टनर, जो LLP के सारे काम करते हैं, ठीक है। अब आपको इस एक्ट के अंदर कोई अलग से डेफिनेशन नहीं मिलेगी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर होता क्या है। सेक्शन 8 जो उसका पढ़ोगे, सेक्शन 7 जो है वो तो बताता है कि LLP के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाए कैसे जाते हैं, मतलब अपॉइंट कैसे होते हैं। सॉरी, एक मिनट,
सेक्शन 7 ये बताता है आपको कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं वो अपॉइंट कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। और सेक्शन 8 आपको ये बताता है कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो क्यों बनाए गए हैं। शक्ल देखने के लिए तो बनाए नहीं गए हैं। एक टर्न दिया गया है कि जैसे, और इसके अंदर ये बताया गया है कि एक एलएलपी के मिनिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होंगे ही होंगे। मतलब अगर आपके 10 पार्टनर हैं तो आपके 2 होंगे, अगर आपके 2 ही पार्टनर हैं तो दोनों को ही डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। ये बात मानी जाती है, अगर 2 पार्टनर हैं तो आपके दोनों ही डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाएंगे। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को कुछ नहीं मतलब आपकी एलएलपी में 100 पार्टनर हैं, आपकी एलएलपी में 1000 पार्टनर हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार का तो अगर कहीं से भी काम रुका, सरकार को लगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो वो केवल और केवल डेजिग्नेटेड पार्टनर को ही पकड़ेगी। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों चीज़ होती है, एक तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एलएलपी के अंदर अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर हो तो आपका रुतबा है। जैसे कंपनी के अंदर एक मालिक होता है, उसी तरीके से आप समझो एक सीईओ होता है, फाउंडर होता है, एमडी होता है, उसी तरह से आप मान लो कि एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर उसका सर्वे सर्वा है। एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर की वही वैल्यू है जो कंपनी के अंदर एक एमडी सीईओ की। तो आप सोचो कि एलएलपी के अंदर कितनी बड़ा पोजीशन तुम्हें मिला है, लेकिन जितना बड़ा पोजीशन उतना बड़ा रिस्क और उतनी बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। कल को कुछ भी एलएलपी ने करा तो केवल जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो अथॉरिटी है, वो केवल और केवल डेजिग्नेटेड पार्टनर को ही पकड़ेगी। सीधी सी बात ये है। अब आप अगर नोट्स बनाते आ रहे होंगे जो मैंने पार्ट 6 तक बनवाए हैं, तो मैं आपको उसका नोट्स लिखवा देता हूँ। आप लिखो एक बार डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन लिखो। द डेजिग्नेटेड पार्टनर, देखो, द डेजिग्नेटेड पार्टनर आर द persons in the LLP, सॉरी पर्सन्स नहीं, सॉरी फिर से, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स इन LLP who are liable to fulfill any legal compliance on the behalf of LLP। अब उसके नीचे आप एक पॉइंट बना के लिखो, दे आर, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर, आप इनको शॉर्ट में डीपी भी लिख सकते हो, डीपी, दे आर ऑल्सो लाइबल टू every penalty that will be imposed, ये ऐसा है, IMPOSED, imposed on the LLP for contravention, CONTRAVENTION, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, तोड़ देना। लिखो एक बार, कॉन्ट्रावेंशन मतलब बताऊंगा। फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ LLP एक्ट 2008। मतलब अगर एक्ट के अंदर आगे कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, मतलब आपको कुछ बातें हैं कि आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, आपको स्टेटमेंट फाइल करना होगा, आपको अपना टर्नओवर दिखाना होगा, आपको ये सब करना होगा, आपको जैसे कोई भी वो फाइल करना होगा या कुछ भी करना होगा, जो भी कुछ करना होगा, तो आप ये मान लीजिए अगर आप वो फाइल करने में चूक जाते हो, मतलब LLP को जैसे टर्नओवर दिखाना है, अपनी कंपनी अपनी सैलरी कितनी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो सब दिखाना है, अगर वो सब रह जाता है तो कहीं ना कहीं उनके कंट्रावेंशन, मतलब जो आपने प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, मतलब एक सेक्शन दे रखा होगा, जैसे सेक्शन 31 में दे रखा है, 32 में दे रखा है, तो आपने उस सेक्शन का पालन नहीं करा तो उसके ऊपर आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी LLP के ऊपर। तो LLP के ऊपर पेनल्टी कौन पे करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। हाँ, ये बात है कि LLP से फंड लेगा कि हाँ भाई LLP की गलती है, सबने अपनी मिस्टेक करी है, लेकिन सरकार किसको पकड़ेगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर को पकड़ेगी, क्योंकि LLP मैंने आपको बताया भले ही एक लीगल पर्सन है, लेकिन एक नेचुरल पर्सन तो है नहीं ना, तो किसको पकड़ेगी? पकड़ने के लिए तो कोई चीज़ LLP को थोड़ी पकड़ के बैठ जाएगी, वो तो किसी व्यक्ति को पकड़ेगी ना, उसके अंदर बैठने वाले, तो वो होगा। अब आप अपने कॉमन सेंस से मुझे बताओ कि क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि LLP का पार्टनर कोई भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे अगर मान लो चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लस अडानी ग्रुप मिलकर के भी LLP कर सकते हैं, मतलब अडानी की कंपनी ने और रिलायंस कंपनी ने मिलकर के करी। जरूरी नहीं कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी खुद आकर के करें, उनकी कंपनियां भी मिलकर काम कर सकती हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर की कंपनियां बन सकती हैं? क्या ये कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज इसकी डेजिग्नेटेड पार्टनर है? कितना अटपटा लग रहा है। और एक बार बताओ, क्या सरकार कैसे इनको पकड़ पाएगी?
कोई व्यक्ति तो होना चाहिए, ये सब काम करेगा, कोई आदमी लिख के करेगा, साइन करेगा, वो करेगा, तो कोई जीता जागता इंसान चाहिए कि नहीं चाहिए इसके लिए। तो इसका मतलब ये है, इसके अंदर सेक्शन के अंदर साफ साफ लिखा है कि केवल और केवल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब है कोई नेचुरल इंसान, मतलब जीता जागता जीवित इंसान, नेचुरल पर्सन, कोई जीता जागता जीवित इंसान ही एलएलपी का पार्टनर, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है एलएलपी का। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। और उसमें बताया है कि अगर मान लो सपोज करो किसी एलएलपी के अंदर दो वो दे रखे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट ही हैं, कोई जीता जागता इंसान है ही नहीं पार्टनर, तो उन बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी, नॉमिनी मतलब एक तरीके से मान लो उनका रिप्रेजेंटेटिव, जैसे भारत के रिप्रेजेंटेटिव है ना, जैसे सुब्रमण्यम जयशंकर जाते हैं या उनके जो अधिकारी वगैरह जाते हैं, जो है कि भैया हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे ही बोला जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री से एक आदमी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपॉइंट करके भेजेगी कि हमारी तरफ से ये बंदा है जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो आई बात समझ में कि नहीं आई? आई। अब आप ये सोचोगे सर ये तो कह रहे हैं, और अगर मान लो हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनाया, हमने नहीं करा, जैसे हमने एक बार एलएलपी खोल ली पर हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया ही नहीं, तो आपके ऊपर बेटा पेनल्टी लग जाएगी, पेनल्टी ठुक जाएगी, और उसके अंदर आपके हर पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा। और पेनल्टी तो ऐसी भी हैं जिसके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर को अपनी जेब से भी पैसा देना होगा, मतलब एलएलपी तो देगी पैसा, संग में तुम भी भरो अपनी जेब से। आई बात समझ में? तो अब इसका अब अपन बियर एक्ट देखते हैं। बियर एक्ट आप पढ़ेंगे बिल्कुल इजी समझ आ जाएगा। बट डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन लिखवाई है, ये आप अपने पास संभाल लेना बस। अब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बहुत छोटे में। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है एलएलपी का जो एलएलपी की सारे लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल कॉम्प्लाइंस, जो भी काम कानून में करना है, कानून में कौन सा काम करना है, जैसे एलएलपी को अपना टर्नओवर दिखाना है हर साल, एलएलपी को क्या करना है, वो दिखाना है, अपना स्टेटमेंट दिखाना है कि मतलब रिटर्न भरनी है, टैक्स भरना है टाइम टू टाइम। एलएलपी को अपना, एलएलपी के जितने भी लीगल काम जो एक्ट के अंदर आगे बताए जाएंगे कि एलएलपी को ये करना है, तो सबका सब मेंटेन कैसे करना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को ही करना है। कानूनी रूप से जितने भी काम होंगे, बस ये मान लो, कानूनी रूप से जितने भी काम एलएलपी करेगी, जितने भी काम एलएलपी करेगी, वो सारे के सारे काम डेजिग्नेटेड पार्टनर ही करेगा। मतलब एलएलपी वर्क्स थ्रू द डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी एक गाड़ी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर उसका चलने वाला पहिया है, कानून की नज़रों में, कानून की नज़रों में। आई बात समझ में? अब ये नहीं कि भैया डेजिग्नेटेड पार्टनर हमने बना दिया तो सारा काम भी यही करेगा, माल उठाने का, माल डालने का, ये करने का, वो सब अपने आप अग्रीमेंट, जो एलएलपी का अग्रीमेंट बनेगा ना, उसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन लीगल काम जितने भी होंगे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर ही करेगा। आप उसे ये नहीं कर सकते डेजिग्नेटेड पार्टनर लीगल काम नहीं करेगा, वो लीगल काम ही करेगा, लीगल काम करेगा ही करेगा, ये मान लीजिए। आई बात समझ में? चलो अब अपन बेयर एक्ट पे आते हैं और फटाफट से डेजिग्नेटेड पार्टनर खत्म करते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है। हाँ तो गाइस जब अपने बेयर एक्ट पे आ गए हैं तो शुरू करते हैं। देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 के अंदर डिफाइंड है। एक 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 7 में। अपने नोट्स में लिख लो द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 7। ठीक है, अब देखो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 7 क्लॉज 1 कह रहा है ये बात। ठीक है, 7 का सबसेक्शन 1, एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी हर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल, मैंने आपको बताया था शैल का मतलब होता है 100% होगा ही होगा, हैव होगा, एट लीस्ट कम से कम, मिनिमम, मिनिमम कितने, टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल होंगे, एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अब इसकी अपन बात करेंगे रेजिडेंट इन इंडिया की, अभी आगे इसका एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर बात करेंगे। पर पहले समझ लो इधर बात कि भैया डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मतलब हो सकता है वो व्यक्ति इंडिया के अंदर रह रहा हो और हो सकता है वो व्यक्ति इंडिया के बाहर रह रहा हो। ठीक है, वो भी कर सकता है। लेकिन जो तुम डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 है, मिनिमम 2 हैं, तुम 10 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम 2 हैं। तो जो 2 बनेंगे, अगर 10 भी बनते हैं तो उनमें से जो एक पार्टनर होगा, उनमें से जो एक होगा, एटलीस्ट कम से कम एक जो होना चाहिए इंडिया का होना ही चाहिए। अगर वो इंडिया का नहीं है तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो। अब आप बोलोगे सर इंडिया में रहने की डेफिनेशन क्या है, कौन इंडिया में माना जाएगा, है नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो भैया बाहर नौकरी के लिए रहते हैं लेकिन इंडिया में भी उनका मेन घर उनका इंडिया में है और वो इंडिया से उधर से ऑपरेट करते हैं एलएलपी को, पर मेन घर तो इंडिया, तो उन्हें माना जाएगा क्या? या फिर जो व्यक्ति रह रहा है उसे ही माना जाएगा? कैसे होगा, क्या डेफिनेशन होगी, वो भी आगे है, मैं बताता हूँ उसकी, रेजिडेंट इन इंडिया की। ठीक है, अब आप ऐसा करो अपने नोट्स के अंदर लिखना, ऐसे डेजिग्नेटेड पार्टनर लिखना बीच में, और इसके अंदर ऐसे लिखना मिनिमम 2 चाहिए ही चाहिए, है ना। अब उसके अंदर फिर ऐसे 2 बांटना, क्या, एक तो पर्सन कोई भी चलेगा, चाहे बाहर रहता हूँ अंदर रहता हूँ, पर एक होगा इन इंडिया वाला, ऐसे पॉइंट लिख देना, रेजिडेंट इन इंडिया होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको एक बार रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन करा दूँ। हाँ, रेजिडेंट इन इंडिया की कर लो, अभी उसके अंदर नोट्स में लिख लेना फिर अपने। देखो रेजिडेंट इन इंडिया क्या है, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, केवल सेक्शन 7 के अंदर एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि अब जिंदगी भर मान लो यही होगी डेफिनेशन, केवल सेक्शन 7 के अंदर जो दे रखा है ना, सेक्शन 7 के अंदर जो टर्म रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति हु हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब
ये मान लो जैसे आप हमने LLP बनाई, हम बना रहे हैं LLP आज, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति बनेगा जो 120 दिन इंडिया के अंदर रहा हो, बस कैसे भी रहा हो, चाहे एक दिन आ गया इंडिया फिर विदेश चला गया, फिर 5 दिन बाद आ गया इंडिया फिर विदेश चला गया, बस तुम एक साल। फाइनेंशियल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, 1 मार्च जैसे 2024-25 निकालना है, 2024 से लेके 31 अप्रैल 2025 तक, ये एक साल के अंदर, इन साल के 1 मार्च से एक साल के अंदर जो व्यक्ति है वो कम से कम 120 दिन इंडिया के अंदर रहा हो, मिनिमम 120 से ज़्यादा को चलेगा, लेकिन 120 से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, है ना। बट ज़्यादा है तो चलेगा 120 से, ठीक है, कम नहीं चलेगा, बट 120 से ज़्यादा चलेगा, ठीक है। बट 120 दिन रहना ही चाहिए इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब आप इसके नोट्स के अंदर लिख लो ये वाली बात, अगर जैसे चाहो तो, वैसे बहुत आसान है, इसमें कोई टेक्निकल तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अब एक प्रोवाइजो बहुत छोटा सा जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी प्रोवाइजो क्या है, LLP के अंदर जिसमें सारे पार्टनर्स बॉडीज कॉर्पोरेट है, मैंने बताया था इंडिविजुअल नहीं है, और जिसके अंदर एक से ज़्यादा पार्टनर हैं इंडिविजुअल पर बॉडी कॉर्पोरेट भी हैं, मतलब या तो बॉडी कॉर्पोरेट प्लस बॉडी कॉर्पोरेट ने मिलकर LLP बनाई, या फिर एक व्यक्ति ने मिलकर बॉडी कॉर्पोरेट ने मिलकर बनाई। इस बात को आप पहले से आके समझ लो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इस के कंसेप्ट जो क्लियर करते हैं उसके अंदर मैंने आपको एक एक बात एक्सप्लेन करी है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनमें से 2 इंडिविजुअल, मिनिमम 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर हैं LLP के, या नॉमिनी हैं सेलेक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो 2 व्यक्ति बनाने हैं हमको, या तो तुम दोनों व्यक्ति, तुम्हें इंसान ही लेके आने हैं, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट में से तुम बनाना चाहते हो या बॉडी कॉर्पोरेट ही है तो बनाने ही पड़ेंगे, तो उसके अंदर से तुम्हें इनके नॉमिनी लाने होंगे। नॉमिनी कौन होगा, एक तरीके से समझो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि भैया जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी एक तय करे कि हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो हमने बनाई है किसी व्यक्ति के साथ, उसके अंदर हमारा नॉमिनी ये होगा, हम चुन करके भेजें। जैसे हम प्रधानमंत्री, जैसे हम भारत को इंटरनेशनल मंच पर कोई करने के लिए अधिकारी जाता ही नहीं जाता नॉमिनी, उसी टाइप से मान लो नॉमिनी होगा जो बाहर उस कंपनी को, उस बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करेगा, बस, ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं सेक्शन 7 क्लॉज 2 पे। अब सेक्शन 7 क्लॉज 2 क्या बता रहा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बनेंगे। अब आप नोट्स में बात लिखो, द सेक्शन 7 क्लॉज 2 tells us that how the designated partners appointed in LLP at the time of incorporation of LLP, at the time of incorporation, ये वर्ड है ना, incorporation of LLP। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि जिस तारीख को हम LLP बनाने जा रहे हैं, मतलब हमने LLP उठाई, हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो हमने भैया उसके रूल्स पढ़े। एक देखो LLP के, देखो आप बोलोगे सर आप रूल्स कहते रहते हो, देखो LLP ने रूल्स निकाले हैं 2009 में, एक्ट आया था 2008 में, 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स अलग से निकाले थे। उसके अंदर ये बोला था कि आपको ये फॉर्म फाइल करना है, आपको LLP खोलनी है तो आपको फलाना फॉर्म है, उसके अंदर आपको डिटेल भरनी है, मतलब उसके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, आप LLP की डॉक्यूमेंट फाइल कर पाओ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें लिखी हैं। तो अब इसके अंदर ये बोला है कि सेक्शन 7 क्लॉज 1 के प्रोविजंस मानते हुए, सब्जेक्ट का मतलब मानते हुए, कि जैसे क्या मानते हुए कि भैया इंडिविजुअल ही बनेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, 2 बनेंगे मिनिमम, बनेंगे। उनके अंदर एक व्यक्ति एक रेजिडेंट इन इंडिया होगा, रेजिडेंट इन इंडिया उसे माना जाएगा जो 120 दिन से रहा हो इंडिया के अंदर, तो वही व्यक्ति होगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेट तो उस सब सेक्शन 1 को मानते हुए जो व्यक्ति, अब क्या कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति बनेगा, कि देखो आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अब पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट समझो क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है वो सारे दस्तावेज, वो सारी चीज़ें जो आप जमा करा रहे हो LLP खोलते टाइम। जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला कि भैया आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो बच्चे का, ठीक है। अब ऐसा तो बन नहीं जाता, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा करो बच्चे का नाम वाम लिख के दो हमें, हॉस्पिटल वालों को, उसके माँ बाप का नाम लिख के दो, माँ बाप के आधार कार्ड दो, बच्चा तो पैदा हुआ इसका आधार कार्ड कहाँ से आया, और आप कहाँ रहते हो आपका एड्रेस दो, आपका एक मोबाइल नंबर दो, और आपका ये सब डॉक्यूमेंट आप मुझे दो, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, तब जाके हम बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। यही सेम चीज़ LLP का है। LLP अगर आपको खोलनी है तो मैंने आपको बताया था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या, वो कुछ डिटेल्स हैं, जैसे आपको अपना अकाउंट नंबर बताना होगा, पैन नंबर बताना होगा, अपना एड्रेस बताना होगा, अपना फुल नेम बताना होगा, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी डिटेल्स सरकार मांगेगी LLP रूल्स के अंदर जो लिखी हुई हैं वो सब होंगी। और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जैसा आपको भर के देना हो, जैसा बैंक में FD वगैरह खुलवाने जाते हो या बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो तो एक फॉर्म मिलता है कि नहीं मिलता, आप भरते हो ना फॉर्म वगैरह कि हाँ भैया हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं, हमारी बैंक का जो भी है वो डिटेल्स आपको देगा, वो आपको भर के जमा करानी होगी। उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ऐसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, या देखो COI,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा एलएलपी का, कि भैया ये एलएलपी फलाना तारीख से बन के तैयार हो गई है। मतलब ऐसी बर्थ सर्टिफिकेट लगता है ना कि ये बच्चा फलाना तारीख को पैदा हो गया, तो यही एलएलपी फलाना तारीख को बन के तैयार हो गई है, तो वो मिलेगा। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट समझ आ गया। अब मैं आपको लिख लूँ एक बार डेफिनेशन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट is that document which is filed to the registrar at the time of formation of LLP. Once this document, फिर फुल स्टॉप लगा लो, once this document is approved by the registrar, the registrar issues a certificate of incorporation. सर्टिफिकेट की डेफिनेशन ये रही, देखो सॉरी स्पेलिंग ये रही, सर्टिफिकेट ये CERTIFICATE सर्टिफिकेट of incorporation, issue the certificate of incorporation, and the date specified in that certificate, the date, ये specified definition है, वो full sorry उसमें वो है specified की spelling है, specified in that incorporation document, in that certificate is the date on which LLP came into existence, ये existence की spelling है, existence in eyes of law, आगे बात समझ में। वो सारे दस्तावेज जो आप एलएलपी को बनाते समय रजिस्ट्रार साहब के पास जमा करवाते हो, जिसे रजिस्ट्रार साहब देख के अप्रूव करके आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, और वो सर्टिफिकेट आपका एज अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ एलएलपी होता है कि हाँ फलाना तारीख से आज हमारी एलएलपी बन गई और हम लीगली एलएलपी चला रहे हैं। बस सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब सीधी सी बात ये, हाँ तो गाइस अब आपको क्लियर हो गया ना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है। हाँ तो अब अगर जिस व्यक्ति को बनना है डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे तो कौन व्यक्ति बन सकता है, या तो आपने अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो मतलब आप दस्तावेज दे रहे हो कंपनी को बर्थ सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लेने के लिए, उन डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने लिख दिया कि भैया हमारे ये लोग फलाना, जैसे ए नाम का आदमी हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर नंबर 1 होगा और बी नाम का आदमी हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 होगा, तो वो व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। सीधी सी बात है यार, जिन आदमी का नाम आपने उस फॉर्म में भर दिया वो आदमी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे आप चाह रहे हो कि ए पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर 1 बनेगा और बी व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 बनेगा, तो अब आपने क्या लिख दिया, उसके अंदर मेंशन कर दिया कि आज की डेट से 6 महीने तक ये लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे, और अगले 6 महीने बाद जब ये 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो नए व्यक्ति सी एंड डी वो ए को रिप्लेस कर देगा सी, और डी बी को रिप्लेस कर देगा। मतलब 6 महीने के बाद सी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा, डी बन जाएगा, और ए और बी रिटायर हो जाएंगे 6 महीने के बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर के पद से। अगर आपने ये बात मेंशन कर दी है तो वो बात भी चल जाएगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लिखना है कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, आप आगे कुछ प्लान नहीं कर सकते। आप उसमें ये भी लिख सकते हो कि 6 महीने के लिए ये लोग बनेंगे, 1 साल के लिए ये लोग बनेंगे, 10 साल के लिए ये लोग बनेंगे, तो आप ऐसे टर्म भी डिसाइड कर सकते हो। क्या लिखा है, स्टेट्स इफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा है कि जो ईच ऑफ द पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ द एलएलपी इज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, एवरी सच पार्टनर शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अगर आपने लिख दिया कि इस टाइम से इस टाइम तक ये, इस टाइम से इस टाइम तक ये, तो फिर वो व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहला क्या है, अगर फॉर्म के अंदर स्पेसिफाई हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, सच पर्सन शैल बी डेजिग्नेटेड इनकॉर्पोरेशन। डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म के अंदर आपने नाम लिख दिया तो वो व्यक्ति बन जाएंगे, या आपने लिख दिया कि इस टाइम से इस टाइम तक फलाना बनेगा, इस टाइम से इस टाइम तक फलाना बनेगा, सो दैट विल ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल डाल दी तो, ठीक है। एक और पॉइंट क्या है इसके अंदर, एनी पार्टनर में बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी। अब इसके अंदर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो कंफ्यूज होने की सीधी सी बात नहीं है, चलो ये तो बात आपने लिख दी कि आपने इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख दिया, वो कर दिया, लेकिन भैया आगे जाके क्या पता क्या हो, आगे जाके मान लो कोई आपको अच्छा आदमी मिल जाए और आप सोचो हम तो इसे बनाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, या अब ऐसी बातें तय नहीं होती कि चलो अब हमें ये क्या पता भैया 2 साल बाद हम किसको बनाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। हो सकता है ना हम दूसरा सोचें कि यार ये अच्छा आदमी काम नहीं कर रहा, हम तो दूसरा आदमी बनाना चाहते हैं, तो क्या कह रहे हैं, तो इन्होंने एक लिबर्टी भी दी है कि कोई भी व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी अग्रीमेंट, एंड अ पार्टनर में कीज टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अकॉर्डिंग विद द एलएलपी अग्रीमेंट।
मतलब देखो, जब आप सबसे पहले जब इनकॉर्पोरेशन की डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, सपोज करो आप इधर रजिस्ट्रार का ऑफिस है, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस है, आप यहाँ पर खड़े हो, दो आदमी मतलब दो व्यक्ति खड़े हैं जो वो फॉर्म जमा करवाने आए हैं, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आईडी कहूँगा, ये जमा करवाने आए हैं क्योंकि वो एलएलपी बनाना चाहते हैं इसलिए, ठीक है। अब ये आईडी वो लोग जमा कराने आए हैं। अब ये जो आईडी है, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा कराने आए हैं, तो उन्होंने इस टाइम के लिए तो लिख दिया इसमें कि भैया फलाना फलाना आदमी हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे और वो बन जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, उन्होंने अभी के लिए बता दिया, अब वो चाहते हैं कि हम आगे जाके अपने हिसाब से चेंज करें या अपने एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ एग्री करें। तो स्टार्टिंग में तो तुम्हें एक बार बताना होगा कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आप बना रहे हो एलएलपी, उस टाइम पे कौन होगा वो तो आपने बता दिया। अब आगे आप चाहो तो अपने एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर आप मेंशन कर सकते हो और उसके अंदर ये भी लिख सकते हो कि कौन सा पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहेगा। मतलब ऐसी टर्म्स डाल सकते हो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर को ये काम करने होंगे और अगर ये नहीं कर पाया तो वो हट जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो परमानेंट ही हो गया। आप अपने एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसा 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 होगा, ठीक है। आई बात समझ में। लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म के टाइम पे तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि ये होंगे हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर। हो सकता है उसके आप अगले दिन ही उन्हें उठा के फेंक दो कि हमें ये नहीं बनाना, हमें तो ये बनाएंगे, पर उसके लिए आपको एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर ये बात लिखनी होगी और अटेस्ट करवा के नोटरी वोटरी से जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, लीगल पेपर होता है, उस पर करवा के आपको काम आगे करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात यह है कि जब आप इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हो, जिस दिन आप बना रहे हो, आज मैं एलएलपी बनाने गया हूँ, रजिस्ट्रार के ऑफिस में खड़ा हूँ, तो मुझे उधर साइन करने होंगे कि हाँ ये लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। उसके अगले दिन वगैरह से उसके आगे मुझे क्या करना है, अब मुझे ये नहीं कि हर बार नया फॉर्म लूँ, नया फॉर्म भर के आऊँ, नया फॉर्म लूँ, नया फॉर्म भर के आऊँ। मैं अपने एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से किसी को भी बना सकता हूँ, उठा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। आगे सब सेक्शन 2 बात समझ में। अब इसके अंदर कुछ प्रोसीजर बताया गया है। क्या प्रोसीजर बताया गया है कि आप जिस भी व्यक्ति को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाह रहे हो, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ए और बी मेरे डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाए, इंसान ही बनेंगे दोनों, बॉडी कॉर्पोरेट तो बन नहीं सकता, तो ए और बी जो है मेरे डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाए, तो अब इन दोनों को लिखित में, रिटर्न में एक फॉर्म बनाया गया है सरकार द्वारा, उस रिटर्न के अंदर अपनी कंसेंट देनी होगी। मतलब ऐसे लिखना होगा कि मैं ए नाम का आदमी फलाना फलाना का बेटा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब एन इंडिविजुअल शैल नॉट, नहीं बनेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर किसी भी एलएलपी के अंदर जब तक अनलेस का मतलब जब तक ही हैज़ गिवन हिज प्रायर कंसेंट टू एक्ट एज सच टू एलएलपी पार्टनरशिप एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब उसे सबसे पहले बनने के लिए लिखित के अंदर एक फॉर्म सरकार बनाएगी जो उसे एलएलपी को देना होगा। मतलब एलएलपी के नाम पर लिखना होगा कि मैं एलएलपी को ये लिख के दे रहा हूँ कि मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता हूँ। और ये क्यों इतना ज़रूरी है मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि एलएलपी को दे दोगे, फिर एलएलपी जब आप जाओगे ना वो रजिस्ट्रार के पास जब डॉक्यूमेंट जमा करवाने कि हाँ हमें इनकॉर्पोरेट करवानी है, तो उस कंसेंट को आपको फोटोकॉपी लगानी होगी उस कंसेंट के पीछे कि हाँ देखो इन व्यक्तियों ने लिख करके दिया है कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं। सोचो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। मतलब आप क्या समझते जा रहे हो कि अगर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मतलब जो सर्टिफिकेट चाहिए एलएलपी बनने का, एलएलपी हमारे पास है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए जो आपको दस्तावेज लगाने होंगे उसके अंदर आपको लिखना होगा कि ये व्यक्ति बनेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो वो व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। आप चाहो तो उस इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट के अंदर फ्यूचर का भी डिसाइड कर सकते हो। और इसके अंदर एक ऑप्शन और दिया है कि अगर आप फ्यूचर का नहीं सोचना चाहते हो तो आप अपने एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। लेकिन जब आप जाओगे इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट को लेके, तो आप उनकी कंसेंट का एक पन्ना उसके पीछे फिट करके देना होगा जो उस व्यक्ति ने लिखित में एलएलपी को दिया है। फिर एलएलपी के जब लोग उसे जमा कराने जाएंगे तो आपको स्टेपल लगा के देना होगा कि हाँ भैया ये भी है, देखो उनकी कंसेंट है, इन लोगों के नाम लिखे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एवरी एलएलपी शैल फाइल विद रजिस्ट्रार द पर्टिकुलर एवरी इंडिविजुअल हु हैज गिवन हिज कंसेंट टू एक्ट एज इन सच मैनर एज मे बी विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट। अब इसमें आगे क्या बताया है देखो, अब इस पॉइंट को सब भूल जाओ, इस पॉइंट को याद रखना। ये जो पार्टनर मैंने बताया था ना कि आगे चाहो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो अगर आपने मान लो जैसे आपका एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से आपने ए और बी को रिप्लेस करके नया व्यक्ति बना लिया, आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लिया। लेकिन अब आपको उसकी जो जानकारी है उसकी जानकारी देखो, अगर आप इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हो तो आप हर एक पार्टनर का नाम दोगे, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब दोगे ही दोगे, उसकी कंसेंट भी लगा के दोगे भैया ये लोग हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि हो सकता है बाद में आप चाहो तो अपने हिसाब से किसी पार्टनर को हटा सकते हो, किसी भी नए पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो अपने एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से। आपके पास पूरी लिबर्टी है, पूरी आ जाती है, ठीक है। आपको कोई ऐसा नहीं बार बार फॉर्म भरने जाओगे, ऐसी कोई माता बच्ची नहीं। लेकिन जब अगर आप किसी भी बाद में किसी भी व्यक्ति को डेजिग्नेटेड पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर जो अपनी कंसेंट दे चुका है, जो कह चुका है हाँ मैं बनूंगा, अगर आप उस व्यक्ति को कंसेंट लेने के बाद, पहले आपने कंसेंट ली सब करा, अब आपने उस व्यक्ति को बिठा दिया है गद्दी पे कि हाँ भैया तू बैठ जा,
आराम से, तू बन जा डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो उसके बैठने के 30 दिन के अंदर, जैसे मान लो मैंने 1 तारीख को बनाया, तो महीना अगर 31 का है तो 1 से लेके 31 तक मेरे पे क्या टाइम है कि मैं उस व्यक्ति की सारी जानकारी लेके कि देखो भैया इसने कंसेंट भी दे दी, देखो भैया इस व्यक्ति का घर वहाँ पे है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे लेके मुझे रजिस्ट्रार के पास जाना होगा और वो सब सबमिट कराने होंगे और कहना होगा कि हमारी फलाना नाम की LLP है जिसके अंदर हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर बदला है, तो उसके सारे पर्टिकुलर सारे डॉक्यूमेंट्स ये ले लो जानकारी, ठीक है। मतलब जिस दिन आप LLP को बना रहे हो, आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, जो फॉर्म वो देगा उसके अंदर आपको नाम लिखने होंगे कि हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन होंगे। उस फॉर्म के अंदर आप ये बता सकते हो कि अभी हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा और आगे जाके हम कैसे कैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शनल डाला है। अगर आप चाहते हो कि भैया अब हमें अभी कुछ नहीं करना, हम तो बाद में अपने हिसाब से देखेंगे, तो आप अपने LLP एग्रीमेंट के अंदर ये सब मेंशन कर सकते हो कि कौन सा व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा और क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बनने का, किस तर्ज पर बनाया जाएगा और कितने टाइम पीरियड के लिए, आप सब अपने LLP एग्रीमेंट में अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। अब आपने लिख लिया अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को उसके बाद बनाते हो तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे मान लो आज मैंने 1 जुलाई को नया आदमी बना दिया डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो मेरे पास 31 जुलाई तक का समय है कि मैं 30 दिनों में रजिस्ट्रार ऑफिस जाऊं और ये उस जो नया व्यक्ति बनाया है उसकी सारी जानकारी रजिस्ट्रार को दे के आऊँ कि देखो हमारी फलाना नाम की LLP है, हमने अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर चेंज करा है, तो अब ये व्यक्ति है जो अब LLP का नया डेजिग्नेटेड पार्टनर बना है, तो उसकी सारी डिटेल्स ये पकड़ो आप। तो हमें ये बात हमें सबमिट कराना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है पूरी की पूरी। आई बात समझ में? हुई ना क्लियर? ठीक है। और जो ऑन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो उसके टाइम पे तो अभी आप सेक्शन वो पढ़ोगे ना, अभी 11-12 पढ़ोगे, तो उसके अंदर पूरा डिटेल दे रखा है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो फॉर्म आप भरोगे उसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, उसके साथ आपको पार्टनर की डिटेल जो अभी बन रहे हैं, जो अभी DP बन रहे हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहे हैं, उनकी डिटेल वगैरह लगानी होगी। ये आगे फ्यूचर के लिए आपके लिए बात छोड़ी गई है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से अब लिखित में कंसेंट देनी ही होगी। अब ये नहीं अरे भैया बन रहा है, नहीं, आपको देनी ही होगी, लीगल है तो लीगल है बस। आई बात समझ में? क्योंकि पता है ऐसा होता है, देखो मैं आपको बताऊँ ये क्यों इतनी मैंडेटरी करा है। आगे जाके मान लो कोई केस हो गया, वो हो गया, अब डेजिग्नेटेड पार्टनर को ये ना कहते भैया मैं तो बनना ही नहीं चाह रहा था, इन लोगों ने मेरे ऊपर जबरदस्ती करके बनवा लिया। तो इसलिए आप कंसेंट पे लिखोगे, लिख के दोगे तो LLP के सामने तो कोर्ट में आपको ये दिखाया जाएगा, ये तेरी कंसेंट है ना, तूने तो दिए कंसेंट, अब बता, ठीक है। इसलिए कंसेंट का पॉइंट उन्होंने डाला है, ठीक है। एंड इंडी ऑफ सेक्शन 5, मतलब सेक्शन कौन सा चल रहा है ये अपना 7 क्लॉज 5, ये क्या कह रहा है? एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल सेटिस्फाई सच कंडीशन एंड बी प्रिस्क्राइब। मतलब ये कंडीशन तो उन्होंने स्टैट्यूट के अंदर, मतलब लॉ के अंदर लिख दी। अगर फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आगे फ्यूचर में कुछ और कंडीशंस बना सकती है, और ये बोल सकती है डेजिग्नेटेड पार्टनर को ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी, अब ये और करनी होगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपनी कंडीशन को बढ़ा घटा और सकती हैं, ठीक है। अब लास्ट है 7 क्लॉज 6, ये भी बहुत ईजी है। देखो, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा LLP का, ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर DPIN। देखो DPIN क्या होता है? जैसे रोल नंबर होता है ना, आप ये समझ लो, जैसे आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको रोल नंबर अलॉट होता है आपको, यहाँ भाई फलाना फलाना रोल नंबर है, ऐसे ही कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनता है तो उनको भी एक रोल नंबर मिलता है। उस रोल नंबर को बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर DPIN। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। जब आप ये सब दोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही, जैसे अपन एग्जाम का फॉर्म भरने जाते हैं, सपोज करो एग्जाम का फॉर्म भरने जाते हैं, कहते हैं आप आधार कार्ड लाओ, ABC ID लाओ, मतलब जो भी लाओ, तो आपने सब भर दिया अपना लिख लिखा के, फिर आपको अपना बोलते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो एडमिट कार्ड के अंदर आप देखोगे अपना रोल नंबर वगैरह होता है। ऐसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर का होता है, उनको DPIN मिलता है, DPIN डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है, ठीक है, फॉर द सेड पर्पस, ठीक है। अच्छा, अभी DPIN कैसे मिलेगा, कितने साल, देखो रोल नंबर आपका जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो बस उस एग्जाम तक के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर का जो DPIN बनेगा ये कब तक वैलिड होगा? अगर हम हमारा डेजिग्नेट, जैसे हमारा रोल नंबर घूम जाए, जैसे हमारा DPIN हम भूल जाए या कुछ भी हो जाए, DPIN करप्ट हो जाए या हमारे DPIN के साथ कुछ फ्रॉड हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो कुल मिला के उन सारे प्रोविजंस के लिए सेक्शन 153 to 159 एप्लीकेबल होंगे। मतलब देखो मैं आपको बताऊं, जो कंपनीज एक्ट है, जो कंपनी 2013 है, उसके अंदर सेक्शन 153 से 159 दे रखे हैं ना, वो दे रखे हैं जो कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं उनको भी ऐसा ही रोल नंबर अलॉट होता है, जिस इज नोन एज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उन्हें भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होता है, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस LLP के ऊपर भी लागू होगा, जिसने DPIN मिलेगा। और मुटाटिस मुटंडिस का मतलब, ये एक रियल फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि जैसे 153 से 159 पूरा सेक्शन सब सेम रहेगा, बस वहाँ पे जहाँ आप कंपनी लिख रहा है ना, जहाँ पे लिखेगा कि कंपनी कंपनी कंपनी, बस वहाँ पे आप LLP समझ लो। मतलब जो चीज़ वो कंपनी के लिए बोल रहा है बस वो समझ लो कि LLP के लिए है। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि राहुल खाना खाएगा, ठीक है, राहुल खाना खाएगा 10 बजे, राहुल 10 बजे खाना खाएगा, ये मैंने घर का रूल बना दिया कि 10 बजे राहुल खाना खाएगा, ठीक है। और फिर मैंने बोल दिया कि मोहन के ऊपर ये बात मुटा मुटंडिस लागू होती है, मुटाटिस मुटंडिस लागू होती है, मुटाटिस मुटंडिस,
ये लीगल लैंग्वेज है, बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है। मुटाटिस मुटंडिस, ये थोड़ा लैंग्वेज वर्ड ऐसा है, ठीक है। मुटाटिस मुटंडिस, मैंने बोल दिया कि मोहन, जो रोहन का भाई है ना मोहन, उसके ऊपर भी ये लागू होगा मुटाटिस मुटंडिस। मतलब रोहन 10 बजे खाना खाएगा तो रोहन की जगह बस मोहन फिट कर दो। सोचो, मोहन 10 बजे खाना खाएगा, मतलब जो बात रोहन के लिए है वही बात अब मोहन के लिए हो जाएगी सेम। तो यही बोला गया है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के अंदर 153 159 तक जो काम डायरेक्टर्स को करना होता है, डायरेक्टर्स को भी एक जनरेट होती है, डायरेक्टर जो होते हैं ना कंपनी, उन्हें भी अपने रोल नंबर लेना होता है। तो जो प्रोसीजर वो लोग फॉलो करेंगे, नंबर लेने का, कितने साल तक एक्सपायर होगा नहीं होगा, रिन्यू कराने का, ये कराने का, तो वही सारे प्रोविजंस सेम किस पे लागू होंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर DPIN पर लागू होंगे। मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर जब अपना नंबर ऑब्टेन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपना रोल नंबर लेंगे, तो वही प्रोविजंस सेम टू सेम लागू होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर भी। बस वहाँ पे ये समझ लेना, जहाँ जहाँ कंपनी है बस वहाँ पे मान लेना अभी LLP की बात हो रही है और डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात हो रही है डायरेक्टर की जगह। बस सीधी सी बात ये है, मुटाउंडस। आगे आपको समझ में आते मुतंदिस, और अगर नहीं आया तो आप गूगल पे और समझ लेना। वैसे तो मैंने बहुत ईजी समझाया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। ये मैंने बहुत आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, ठीक है। लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर हमने पढ़ तो लिया और मैंने आपको पहले समझा भी दिया। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर भैया काम क्या करेगा, अब ये सेक्शन 8 बताता है। ये सेक्शन 8 बताता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम धाम क्या होगा। तुमने बना दिया तो अब क्या काम करेगा, कुछ तो करेगा। तो ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है? अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट और अरेंजमेंट शैल बी। देखो, अगर कहीं एक्ट के अंदर लिख दिया, जैसे कहीं लिखा होगा आगे कि स्टेटमेंट फाइल होगा, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को एडिशनल कोई ड्यूटी इंपोज करेगी तो अलग से लिख देगा। अगर कहीं नहीं लिखा है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को ये चीज़ें तो करनी ही होंगी। पहली क्या है? रिस्पॉन्सिबल शैल बी, मतलब 100% जिम्मेदार होगा सारे एक्ट मैटर थिंग डन बाय द लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। डेजिग्नेटेड पार्टनर, मैं आपको एक आसान भाषा में बोल रहा हूँ, आप समझना। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो सारे काम, वो सारे मैटर्स, वो सारी चीज़ें, सारे कृत्य, सारा सब कुछ जो जरूरी है करना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट LLP 2008 का ये जो कानून है, LLP एक्ट 2008 का ये कानून है, ये बोलेगा कंपनी को अपना टैक्स भरना है, कंपनी की तरफ से कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी शो करनी है, कंपनी को अपना प्रॉफिट लॉस बताना है, कंपनी को ये करना है, कंपनी को ऑडिट करवाना है, कंपनी को CA बुला के लाना है। कंपनी जो ये कानून कंपनी को बोलेगा, वो सॉरी LLP को बोलेगा कि LLP है, कंपनी नहीं है, मेरे मुंह से निकल जाए, समझ जाओ LLP बात कर रहा हूँ। LLP है तो LLP जो भी काम करेगी, जो एक्ट बोलेगा कि LLP को ये करना है, LLP को ये करना है, वो सारे के सारे काम डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। मतलब LLP खुद तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि LLP जो है वो केवल एक आर्टिफिशियल मैन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बट LLP इज़ नथिंग। तो LLP को चलाने वाला कोई चाहिए, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा जो लीगल का सारा काम करेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल कंसिक्वेंसेज, लीगल कंप्लायंस जितने भी होंगे सब डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। अब उसने एग्जाम्पल दिया है, जैसे इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट कहेंगे LLP फाइल करेगी, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा कि LLP क्या करेगी भैया, LLP अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर के चेंजेस का, अपने अग्रीमेंट का, जो भी होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट फाइल करने होंगे वो करेगा। रिटर्न जो टैक्स वैक्स भरना होगा वो, स्टेटमेंट एंड लाइक रिपोर्ट परसुएंट टू प्रोविजंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द LLP अग्रीमेंट। और LLP अग्रीमेंट के अंदर अगर कुछ और लिखा है तो वो जो काम होंगे लीगल प्रोविजन वाले, तो वो सबके सब जो LLP अग्रीमेंट कहते हैं तो वो भी उसे करने होंगे। मतलब एक तो सारे कानूनी काम तो करेगा ही करेगा, अब LLP अग्रीमेंट के अंदर उसके ऊपर कुछ एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती है, भैया तुझे ये भी करना होगा, तो वो भी वो करेगा ही करेगा। अब फिर से देखो, द डेजिग्नेटेड पार्टनर shall be responsible for doing all acts, matter, thing as are required to be done by the LLP in respect of compliance of the provisions of this act, including filing of any document, return, statement and like report pursuant to provisions of this act and is may be specified in the limited देखो एंड का मतलब एक तो वो तो लीगल तो करेगा ही करेगा, जो लीगल उस पर लिखा है, और प्लस जो पर्सनल काम जो उसे दिए गए हैं LLP अग्रीमेंट के द्वारा, तो वो भी करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं कि भैया मैं तो लीगल काम करता हूँ, मैं तो करता ही नहीं धंधे के काम, मैं तो साड़ी उठाऊंगा ही नहीं, अगर साड़ी का धंधा है तो मैं तो साड़ी छूंगा ही नहीं, मैं तो केवल ये काम करूँगा, मैं तो सेठ हूँ। नहीं भैया, जो LLP अग्रीमेंट देगा वो तो करेगा, संग में लीगल करेगा जो तुझे मिली है। समझा बात को? ठीक है। शैल बी लाइबल, अब जिम्मेदार होगा जितनी भी पेनल्टी LLP के ऊपर एनी ऑफ दोस प्रोविजंस। अब तक हमने जितनी भी धाराएं पढ़ी, अगर इनकी में कोई भी बात, जैसे धाराएं कौन सी कि तुम्हें कंसेंट लिख के देनी है, तुमने कंसेंट नहीं दी, सपोज करो किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर ने, या तुम्हें 30 दिन के अंदर ही सूचना पहुंचानी है कि देखो हमने भैया नया डेजिग्नेटेड पार्टनर बना लिया, वो, या तुमने जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो तुम्हें जमा कराना है, उसके अंदर तुम्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम लिखने हैं, तुम नहीं लिख पाए, या कुछ भी तुमने मिस्टेक कर दी कुछ भी करते समय, तो भैया उन सबकी पेनल्टी कौन भुगतेगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर नाम का व्यक्ति बैठा है वो ही भुगतेगा। अब चेंज क्या है देखो, अब ये बोला है, अब देखो
अब दो बातें समझना यहाँ पे। मैंने ये बोला अभी सेक्शन 7 क्लॉज 4 में हमने पढ़ा था, सेक्शन 7 क्लॉज 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनता है तो उसकी सूचना तुम्हें रजिस्ट्रार साहब तक, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी साहब तक, रजिस्ट्रार साहब तक 30 डेज़ के अंदर पहुंचानी होगी। मतलब आज मैंने अगर 1 जुलाई को नया डेजिग्नेटेड पार्टनर बना लिया फर्म में कुछ टाइम बाद, तो मुझे 31 जुलाई तक का टाइम पीरियड है जिसके अंदर मैं 30 दिन के अंदर ये सूचना रजिस्ट्रार साहब को पहुंचाऊंगा कि भैया हमने नया वो बना दिया है, और उसकी जितनी भी डिटेल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैन कार्ड लेके मुझे सब जमा कराने होंगे उसके। ठीक है, वो तो हो गई एक लिमिट कि तुम्हें 30 दिन के अंदर करना है। अब ये क्या कह रहा है कि जो एलएलपी के अंदर मान लो डेजिग्नेटेड पार्टनर की कोई वैकेंसी अराइज होती है तो उसे आपको 30 दिन के अंदर भरना होगा। मतलब ये सपोज करो आज 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी को जो मेरा डेजिग्नेटेड पार्टनर था वो किसी कारणवश फर्म को छोड़ के चला गया, या उसने डेजिग्नेटेड पार्टनर की जो पद है उसे रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास 31 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का 30 दिन का समय है। 30 दिन का समय है कि मुझे नया डेजिग्नेटेड पार्टनर ला के रखना ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं पद ही ना भरूं। अगर मैं मान लो पद ही नहीं भरता तो फिर क्या होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर की जो पोजीशन है मैं खाली नहीं छोड़ सकता। मुझे 30 दिन का समय मिलेगा जिसके अंदर मैं 30 दिनों में नया डेजिग्नेटेड पार्टनर ढूंढ कर लाऊंगा और उसे उस पोजीशन पर बिठाऊंगा। और सपोज करो मैंने 1 जनवरी से 31 जनवरी में 27 जनवरी को नया डेजिग्नेटेड पार्टनर लेके आ गया। ठीक है, अब मैं 27 जनवरी को मैंने नया डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया फर्म का। अब 27 जनवरी से 27 फरवरी, जो अब एक जो 30 दिन, अब ये जो 30 दिन है, अब इन 30 दिनों के बीच में मुझे उस व्यक्ति की सारी जिम्मे वो जितनी भी जानकारी है रजिस्ट्रार साहब के पास कि भैया देख लो हमने एक नया बनाया है, नया डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया है, उसका आधार कार्ड की फोटोकॉपी लो, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लो, उसके घर की डिटेल लो, उसका ये लो वो लो, जो भी डॉक्यूमेंट बोलेंगे वो मुझे अब 1 महीने के अंदर करा के आना होगा। दो बातें हैं, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर की जगह खाली होती है तो उसे आपको 30 दिन के अंदर भरना होगा, और 30 दिन के अंदर आपने अगर मान लो एक बार भर दी तो उसकी जानकारी आपको 30 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रार साहब के पास पहुंचानी होगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? बहुत टेक्निकल बातें हैं, बच्चे उलझ जाते हैं, इन्हें एक बार आप फिर से रिवाइंड करके देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट 7 जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपॉइंट कर सकती है डेजिग्नेटेड पार्टनर को विद इन 30 डेज ऑफ अ वैकेंसी, 30 दिन के अंदर अंदर जो किसी भी रीजन से अराइज हो रही है, चाहे वो पार्टनर खत्म हो गया, कहीं चला गया, वो कर गया। और फिर क्या लिख रहा है, प्रोविजन सब सेक्शन 4 एंड 5 और सेक्शन 5 शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू। अब सेक्शन आप 4 देखोगे तो क्या बोल रहा है वो कि आपको उसकी सूचना 30 दिन के भीतर भीतर पहुंचानी होगी, तो वो अप्लाई होंगे। और सब सेक्शन 7 क्लॉज 5 मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नई कंडीशन इंपोज करती है तो उसे भी आपको फॉलोअप करना होगा। और देखो यहाँ पे शैल का यूज है, आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब मान लो अब इसमें एक प्रोवाइजर दे रखा है, सपोज करो आपने कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट ही नहीं करा। पहले तो अगर आप अपॉइंट नहीं करोगे तो आपका इनकॉर्पोरेशन होगा ही नहीं, सब मतलब आपकी एलएलपी कभी एक एग्जिस्टेंस में आएगी नहीं, वो रजिस्ट्रार साहब कैंसिल कर देंगे डॉक्यूमेंट देखते ही। पर चलो ठीक है, आपने हो गया, उसके बाद आपकी एलएलपी चल रही है बढ़िया। अब आपके दोनों डेजिग्नेटेड, मैंने बताया मिनिमम 2 होने चाहिए, तो आपके दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहे, दोनों ही नहीं रहे, या 2 थे जब 1+1 तो एक चला गया पर एक है, चलो मतलब दोनों ही रहे, या फिर एक बचा है, एक चल रहा है केवल, और आपने अभी तक वो वैकेंसी भरी ही नहीं, भरी ही नहीं। तो फिर क्या होगा, जो भी एलएलपी का जितने भी पार्टनर होंगे हर एक पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा। सपोज करो जैसे 10 पार्टनर हैं आपकी एलएलपी फर्म के अंदर, इसके अंदर से मैंने आपको बताया था 2 मिनिमम होनी चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, और दोनों ही पद खाली हो गए, अब आपने नए बनाए नहीं, तो ये 10 के 10 जो होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिए जाएंगे। कल को कोई भी बवाल होगा तो आप 10 के 10 फंसोगे और बोलोगे कि हाँ यार ये तो फंस गए, तो यानी बनानी तो पड़ेगी तुम्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर। या सपोज करो 10 थे, उसमें से 2 बने, 2 में से एक कम हो गया, -1 हो गया, तो एक बचा केवल, तो जो 9 पार्टनर बचे ना, जो 9 बचे, तो 9 के 9 डेजिग्नेटेड पार्टनर हो गए, वही 10 के 10 हो जाएंगे। मतलब हर जो भी पार्टनर है डेजिग्नेटेड, जो भी पार्टनर है एलएलपी का, वो सबका सब डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे अगर आप कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं करते हो। इनकॉर्पोरेशन के टाइम अगर आप जब आप दस्तावेज जमा कराने जा रहे हो तब नहीं करोगे तो रजिस्ट्रार साहब आपकी वो एप्लीकेशन ही कैंसिल कर देंगे। और अगर आप बनाने के बाद अगर नहीं करते हो तो आपके हर एक पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा। आई बात समझ में? चलो अब एक लास्ट सेक्शन है हमारा, 2 सेक्शन शायद, हाँ एक ही बचा है। चलो अच्छा अब देखो, अब आपको अपनी मेमोरी यूज़ करनी है इसके अंदर। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको मेमोरी यूज़ करनी है, सीधी सी बात है। देखो पनिशमेंट बताई गई है, देखो क्या है। अगर एलएलपी कंट्रावीन्स उल्लंघन मतलब नहीं मानती है 7 क्लॉज 1 को, 7 क्लॉज 1 याद करो क्या था
कि भैया मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने ही चाहिए। मतलब अगर आपने नहीं बनाए, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आपने नहीं लिख के दिया, नहीं बनाया आपने, तो एलएलपी और उसका एवरी पार्टनर शैल बी लायबल पेनल्टी ऑफ 10,000, और अगर आप नहीं माने तो 100 रुपीज़ ईच डे आफ्टर द वेज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ एलएलपी मैक्सिमम फॉर एवरी पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर ऑफ सच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आपने लिखा था कि जो भी पेनल्टी इंपोज करी जाएगी उसके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर लायबल होगा। अब इसके अंदर हमें एक बात तो यहाँ से समझ आ रही है, एवरी पार्टनर लिखा है तो यानी हर एक पार्टनर को लायबल कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं उसका रीज़न ये सुन लो। पहले आप सेक्शन देखो, सेक्शन क्या है, 7 क्लॉज 1 है, उसके अंदर था कि आपको मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर सेलेक्ट करने होंगे, पर आपने नहीं करे। मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर तो बना ही नहीं ना, जब बना ही नहीं तो फिर कहाँ से उसे लायबल ठहराओगे, तो हर एक पार्टनर पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने बताया था जब इसमें कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं होता तो हर एक पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाता है, तो हर एक पार्टनर क्या माना जाएगा, फिर लायबल माना जाएगा। अब देखो, अब सुनो क्या पनिशमेंट क्या है। देखो सपोज करो आपने 2 पार्टनर नहीं चुने, अब आपको देखो सेक्शन याद रखने होंगे यहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी, पर 2 आपने पार्टनर नहीं बनाए, या तो आपने एक भी नहीं बनाया या फिर आपने एक ही बनाया केवल, आपने 2 चीज़ हो सकती हैं। उस केस के अंदर आप पे सरकार पहले 10,000 रुपये की पेनल्टी ठोकेगी। 10,000 की कैसे, 10,000 एक तो एलएलपी पे ठोकेगी, या एलएलपी को अपने फंड से 10,000 रुपये पे करने होंगे, और हर एक पार्टनर, जैसे मान लो सपोज करो 2 पार्टनर हैं P2 P3 P4, अब इनको 10,000 रुपये 10,000 रुपये 10,000 रुपये 10K 10,000 रुपये पे करने होंगे हर एक पार्टनर को, और हर एलएलपी को 10,000 रुपये पे करने होंगे। अब सोच लो, सबकी ठुक गए पेनल्टी, पैसे लग गए। अच्छा, अब 10,000 रुपये आपने पे कर दिया, अब सोचो मैं तो छूट गया। अब तुमने 10,000 पे करे तो अब तुरंत नया डेजिग्नेटेड पार्टनर ढूंढ के लाओ, और अगर तुम नहीं लाते हो तो फिर तुम्हें 100 रुपये प्रत्येक दिन का लगेगा। जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपये पे कर दिए, मैंने 10K 10,000 रुपये मैंने पे कर दिए, एक तो एलएलपी ने पे कर दिए और उसके जितने भी पार्टनर्स थे, सारे के सारे पार्टनर्स थे, उन सबने पे कर दिए 10,000 रुपये। अब उसके बाद तुम्हारी ड्यूटी क्या बनती है, अब तुम जल्दी से जल्दी डेजिग्नेटेड पार्टनर ढूंढ के लाओ, और अगर तुम नहीं लाते हो तो तुम्हारे ऊपर 100 रुपये का विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 1 ऑफ ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ फॉर एलएलपी। तो अब एलएलपी भी रोज के 100 रुपये लगता जाएगा, और हर एक पार्टनर भी रोज का 100 रुपये लगता ही जाएगा। अब सोचोगे और सर एक बात बताओ, 10,000 रुपये तो तुमने पहले दे दिए, इंस्टेंट 10,000 का चेक कट गया तुम्हारे खाते से, अब तुम्हारे 100 रुपये रोज बढ़ रहे हैं, और उस दिन तक भरते रहेंगे जब तक तुम डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं भरोगे। मतलब तुम्हारे सर में एक बोझ है, 100 रुपये कटे 100 रुपये कटे 100 रुपये कटे 100 रुपये कटे, भैया आप डेजिग्नेटेड पार्टनर ढूंढ के लाओ, तो तुम्हारी मैंडेटरी होगा, ढूंढ के लाना होगा। तो एक बात बताओ सर, आप कह रहे हो 100 रुपये रोज, अगर 30 दिन का लगाएंगे तो हमारे तो जैसे अगर इंटू 30 करते हैं तो लगा लो सर, इंटू 30 करते हैं 30 और फिर 2, तो हमारे तो 30,000 रुपये लग गए, सॉरी 3,000 रुपये, हमारे तो 3,000 रुपये महीने लग गए। तो हमारे तो 3,000 रुपये महीने लगते जा रहे हैं, तो कब तक लगते जाएंगे सपोज करो, तो उसमें मैक्स टू मैक्स क्या बोला है, 100 रुपये रोज लगते जाएंगे, लेकिन वो किसी भी हालत में 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे एलएलपी के लिए, और 50,000 से ज़्यादा नहीं होंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर्स के लिए। क्या बात आई समझ में। मतलब मान लो आपने 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं करे, तो सबसे पहले तो चेक आपका 10,000 का कटेगा, एलएलपी के फंड से कटेगा और आपकी जेब से जाएगा। चला गया एक बार 10,000 रुपये, अब उसे भूल जाओ, ठीक है। अब उसके अगले दिन, अगर आप उसके अगले दिन 10,000 रुपये मैंने आज पे कर दी सपोज करो 1 तारीख को, अब 2 तारीख को मुझे किसी भी हालत में नया डीपी बनाना ही पड़ेगा, और अगर मान लो मैं नया डीपी नहीं बनाया, मैंने डीपी नहीं भरे, डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंने नहीं बनाए, तो उस दिन का मेरे खाते से 100 रुपये कट जाएगा, हर एक पार्टनर के खाते से और एलएलपी के खाते से 100 रुपये कट जाएगा। मैंने फिर नहीं बनाया, फिर 100 रुपये कट जाएगा अगले दिन, फिर नहीं बनाया, फिर अगले दिन 100 रुपये, मतलब रोज 100 रुपये मेरे कटते जाएंगे खाते से, जब तक कि ना मैं नया डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना दूँ। एक तो एलएलपी के फंड से कटते जाएंगे और एक मेरे से कटते जाएंगे। कटने का मतलब ये है कि आपको पे करना होगा, बस आप ये मान लो मेरे खाते से कटते जाएंगे 100 रुपये, ठीक है। अब मान लो कोई आदमी बहुत ढीठ है, वो साला 3-4 साल हो गए वो भर ही नहीं रहा, ना बना रहा, वो बोले काटने तो मेरे तो अंधा पैसा है, तो भी जाके वो कह रहे हैं कि 100 रुपये रोज कटेंगे, तो भी मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगी लिमिट एलएलपी के लिए, और 50,000 से ज़्यादा नहीं जाएगी पार्टनर के लिए। मतलब मैक्स लिमिट है, मतलब 100 रुपये मेरे खाते से रोज कट रहे हैं, लेकिन कितने भी कट जाएं, 100 रुपये रोज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में अगर जैसे मेरे खाते से पता चले 100 रुपये कटते हैं, मेरे 1 लाख रुपये से 1 लाख रुपये कट गए, तो बस अब कटना रुक जाएंगे। बस बोलेंगे, सरकार भी सोचेगी आदमी तो बहुत बेशर्म है, नहीं देगा पैसे, छोड़ो अब 1 लाख रुपये लेके बंद कर दो। या 50,000 रुपये एलएलपी के लिए है, मतलब अगर एलएलपी के खाते से कट रहे हैं तो 1 लाख के रुक जाएंगे, और अगर पार्टनर के खाते से कट रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स 50,000 रुक जाएंगे। सरकार भी सोच रही है कि आदमी तो बड़ा बेशर्म है, ये नहीं करेगा, तो बस हमने तो अपने काट लिए रोज 100 के हिसाब से, बस
तो अगर आपको बचना है, मेरा आप समझ पा रहे होगे। अब एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एक बार तो आपको इंस्टेंट पैसा देना पड़ेगा, 10,000 रुपये इंस्टेंट गए आपके खाते से, फिर आपके खाते से रोज़ 100 रुपये कटते जाएंगे, या LLP हो चाहे आप पार्टनर हो, ठीक है। पर मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 100 रुपये कटते जाएंगे, पर कब तक कटेंगे, जब तक वो मतलब जैसे अगर 1 लाख तक, अगर आपने पूरे कर दिए तो बीच में रुक ही जाएंगे, अगर आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिए तो फिर काय को कटेंगे, और अगर आप नहीं करने वाला हो तो लास्ट तक कटते जाएंगे जब तक 1 लाख रुपये पूरे ना हो जाए। 1 लाख रुपये पूरे हो गए तो रुक जाएंगे LLP की तरफ से, और आपके से कटते कटते तो 50,000 रुपये हो गए आपके, भैया मेरे खाते से 50,000 रुपये कट चुके हैं रोज के हिसाब से। आप कह दो कि मेरे खाते से रोज 100 रुपये कट रहे थे, अब मैं अब तक 50,000 रुपये मेरे कट चुके हैं रोज के, तो बस 50,000 रुपये स्टॉप हो जाएगी लिमिट, अब नहीं कटेंगे। बस वो बोलेंगे आदमी बेच रहा है, मैं नहीं करेगा, छोड़ो। बस आई बात समझ में। अब इससे अच्छा ईजी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था सही में। अब ये क्या दे रखा है देखो, अगर कोई LLP 7 क्लॉज 4 को नहीं मानती है, अब 7 क्लॉज 4 क्या है याद करो। 7 क्लॉज 4 ये है कि अगर आप कोई भी नया डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाते हो तो आपको 30 डेज के अंदर उसकी क्या करनी होगी, सूचना पहुंचानी होगी रजिस्ट्रार साहब के पास, और उसकी सारी पर्सनल डिटेल लेके रजिस्ट्रार साहब के पास आपको देनी होगी। उसके अंदर वर्ड यूज है पर्टिकुलर्स, मैं आपको हाँ उधर बताना भूल गया, पर्टिकुलर्स वर्ड यूज है। पर्टिकुलर का मतलब ये होता है कि उसकी पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, जो भी वो रजिस्ट्रार साहब मांगे वो होगा पर्टिकुलर्स, कि उसका घर कहाँ है, नेम क्या है पूरा, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पैन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, वोटर ID कार्ड दे दो, राशन कार्ड दे दो, जो भी वो मांगे वो सब आपको पर्टिकुलर्स कहा जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अगर कोई LLP 7 क्लॉज 4 का उल्लंघन करती है, मतलब 30 दिन के अंदर सूचना नहीं देती है, उसके पर्टिकुलर जमा नहीं कराती हैं, तो वो LLP और उसका एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, अब देखो यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर तो बन गया ना, और मैंने कहा था जिसमें नहीं होगा वो सारे पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिए जाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिए जाएंगे। तो वो एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़, मतलब 5,000 रुपये तो इंस्टेंटली जाएंगे, प्लस अगर आप फिर भी नहीं मानते हो, फिर भी आप नहीं करते हो अगले दिन, तो 100 रुपये आपके रोज़ खाते से कटते जाएंगे, ड्यूरिंग विच आफ्टर द फर्स्ट, मतलब पहला आपके 5,000 का चूना लग गया, फिर 100 रुपये आपके कटते जाएंगे, और जब तक आप नया डेजिग्नेटेड पार्टनर ला के नहीं कर दो, या जब तक उसकी सूचना ना भर दो, उसमें क्या है, जब तक आप सूचना ना भर दो, मतलब उसकी सूचना ना दे आओ, और मैक्सिमम लिमिट रहेगी 50,000 रुपये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, और 25,000 रुपये डेजिग्नेटेड पार्टनर की। आगे बात समझ में, पुराने में हो गया। अगर LLP क्या कंट्रावेंट करती है, सेक्शन 7 क्लॉज 5 और सेक्शन 9। सेक्शन 7 क्लॉज 5 क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने की कुछ नई कंडीशन इंपोज कर सकती है, तो अगर आप उन कंडीशन का पालन नहीं करते हो, या फिर सेक्शन 9 का पालन नहीं करते हो, सेक्शन 9 क्या था फिर याद करो, देखो पलट के, सेक्शन 9 ये था कि अगर आपकी कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर की पद खाली यानी पोजीशन खाली होती है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो आपको उसे 30 दिन के अंदर भरना है, और 30 दिन के अंदर सूचना पहुंचानी है। तो 30 दिन के अंदर सूचना तो आपको यहाँ पहुंचानी है, इसकी पनिशमेंट यहाँ दे दी, और 30 दिन के अंदर आपको वो पद यानी जो वैकेंसी खाली हुई है, जो पोजीशन खाली हुई है, उसको भरना है। और अगर आप नहीं भरते हो, अगर 30 दिन के अंदर नहीं भरते हो, तो 10,000 रुपये इंस्टेंटली कटेगा आपके खाते से, और फिर 100 रुपये रोज कटेगा, 100 रुपये रोज कटेगा, तो और मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपये कट सकता है LLP के लिए, और 50,000 कट सकता है आपके पार्टनर के लिए। ये था हमारा ये। अब देखो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, इनमें पनिशमेंट में कन्फ्यूजन हुए होंगे। देखो सबसे पहला है सेक्शन 7 क्लॉज 1, मतलब अगर आप मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं करते हो, या तो दोनों ही नहीं करते हो, या करते हो तो एक ही करते हो, एक नहीं करते हो केवल एक ही करते हो, आप मिनिमम 2 नहीं करते हो, तो आपके ऊपर एक तो 10,000 रुपीज़ का इंस्टेंट लगेगा, मतलब इंस्टेंट क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा, फिर 100 रुपये रोज के हिसाब से लगेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपये होगा LLP के लिए, और 50,000 रुपये होगा पार्टनर्स के लिए, ठीक है। सेक्शन 7 क्लॉज 4 का उल्लंघन करते हो, मतलब अगर आप 30 दिन के अंदर जो आपने नया डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया है उसकी सारी पर्सनल जानकारियां, पर्टिकुलर्स या उसकी सूचना अगर आप रजिस्ट्रार साहब के सामने नहीं पहुंचाते हो 30 दिन के अंदर, विदिन 30 डेज, तो आपके ऊपर 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट लगेगा, मतलब इंस्टेंट 5,000 रुपये का इंस्टेंट जुर्माना लगेगा। और फिर अगर आप फिर भी नहीं मानते तो अगले दिन 100 रुपये रोज कटना शुरू हो जाएंगे आपके खाते से। मैक्सिमम 50,000 रुपये LLP के लिए होगा, 50,000 रुपये LLP के लिए होगा, और 25,000 रुपये आपका पार्टनर के लिए होगा जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप 7 क्लॉज 5 की कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो, या फिर सेक्शन 9 के हिसाब से 30 दिन के अंदर वैकेंसी नहीं भरते हो, तो LLP और उसका हर एक पार्टनर, अब देखो इसमें हो गया ना पार्टनर, मैंने आपको बताया था अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा, हर पार्टनर को। तो सारे के सारे पार्टनर वही 10,000 का इंस्टेंट जुर्माना होगा दोनों के लिए, LLP को भी भरना पड़ेगा अपने फंड से, और पार्टनर को अपनी जेब से भरना होगा, और फिर 100 रुपये रोज आपका रोज कटेगा आपके खाते से, आपको फिर पे करना होगा। तो ये था हमारा गाइस डिस्कशन, जिसके अंदर हमने सेक्शन कहाँ से 7, 8, 9, 10 हमने पूरा डिस्कस करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था,
अगर आपको अभी भी हो इसमें डाउट हो तो इसे एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना वीडियो को, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बताना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में भेजना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपके इस डाउट का। अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अब हम जो पार्ट जो 8 लाएंगे उसके अंदर अब हम ये चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 प्रोसीजरल बेस ज़्यादा रहेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट भरने हैं, जैसे इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट क्या क्या भरना है, कब रजिस्टर होगा, इफेक्ट क्या होगा, नेम, ये देखो 16 17 18 नहीं 19, इन समय थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। और फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे और LLP कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम पार्ट 8 जल्दी लाएंगे। ओके, बाय बाय, स्टे सेफ।